आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट मोटिवेशनल सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम इस सीरीज में आपसे कुछ ऐसे लोगों की मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपने फील्ड में कामयाबी हासिल की है और काफ़ी आला मकाम तक पहुंचे हैं। आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर मोहम्मद सादिक। सादिक साहब का ताल्लुक जो है वो एक कस्बा है ज़िला मुजफ्फरनगर में, खतौली के नाम से ये कस्बा जाना जाता है। वहाँ से आपका ताल्लुक है और आप जियो साइंटिस्ट हैं। जियो साइंटिस्ट यानी जियोलॉजी आपका फील्ड है और उस नज़रिए से आप एक तरह से साइंटिस्ट हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं। आपने बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने किया, एमएससी आपका सेकंड रैंक रहा और एमफिल भी आपने जियोलॉजी में किया है। मोहम्मद सादिक साहब, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। शुक्रिया बहुत बहुत मुझे मौका देने के लिए। सादिक साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपने ज़बानी खुद अपनी जो सक्सेस स्टोरी है खास तौर से शुरू करें। आप अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन और फिर स्कूलिंग, सेकेंडरी एजुकेशन और फिर आप जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक का जो सफ़र है, आपका जो तालीमी सफ़र है, हम आपके जो करियर का सफ़र है वो बाद में जानना चाहेंगे। पहले तालीमी सफ़र के बारे में आप हमें बताएं और हमारे दर्शकों को। मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो खतौली से ही हुआ है। शिशु शिक्षा निकेतन एक स्कूल है वहाँ पे, उसमें मुझे भर्ती कराया था मेरे पेरेंट्स ने। बट वहाँ की टीचर्स काफी मारती थी तो मैंने जिद की कि मैं नहीं, वहाँ पे नहीं पढ़ूंगा। तो फिर मुझे एक साल के लिए लगभग मदरसे में भी मैंने पढ़ाई की है। फिर उसके बाद मेरे दादा ने, जब मदरसे का एक साल मेरा पूरा हो गया और वहाँ भी मेरा मन नहीं लगा, तो मेरा एडमिशन फिर पिकेट इंटर कॉलेज खतौली में एक है उसमें किया। तो वहीं से मैंने अपनी 10th क्लास की। उसके बाद 11वीं भी मैंने वहीं से की, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई कि मेरा 12th में एडमिशन रेगुलर नहीं हो पाया, तो मैंने अपनी जो 12वीं क्लास है वो प्राइवेट की थी। और उसमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है प्राइवेट में नंबर लाने के लिए। तो वो सब करने के बाद मेरी फर्स्ट डिवीजन आई 12वीं में किसी तरीके से। उस जमाने में बड़ी मुश्किल होती थी, यूपी बोर्ड से मैंने पास किया है 10वीं और 12वीं। उसके बाद फिर मैंने एमयू के लिए अप्लाई किया और जहाँ पे मेरा एडमिशन बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी में हुआ। बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी के साथ साथ मेरे पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स मेरे सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स थे। और वहाँ पे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी उस टाइम के जो लोगों की जो स्टूडेंट्स जैसे था कि किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो मुझे भी वही करना था। बट मेरे जो घर वाले थे और मेरे फूफा जो एमयू में थे, उन्होंने समझाया कि अगर आपको इंजीनियरिंग भी करनी है आप बीएससी में एडमिशन लो, अगर आपको लगता है तो करिए अच्छी, और नहीं लगता है तो उसको छोड़ सकते हैं। तो फिर जब मैंने जियोलॉजी पढ़ना शुरू किया और मुझे लगा कि इंजीनियरिंग मुझसे नहीं होगा उतना अच्छा से, और जियोलॉजी मेरी समझ में आने लगी। हालांकि मैं हिंदी मीडियम से था पर वहाँ पे अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा था, तो वो थोड़ा जो है सर के ऊपर से जाता था शुरू शुरू में। तो बट फिर भी थोड़ी सी मेहनत की तो वो समझ में आने लगा और अच्छा लगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों सब लोग इंजीनियरिंग ही करें, मैं इसी में पढ़ाई करूंगा। तो फिर इसमें जब मैंने सोचा था कि बीएससी तो इसी सब्जेक्ट से करनी है, उसके बाद देखा जाएगा। तो बीएससी में जब ऊपर वाले का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने टॉप किया, तो मेरे सारे प्रोफेसर्स ने सजेस्ट किया कि नहीं, आपको एमएससी जियोलॉजी से करनी चाहिए। और बहुत कम लोग आते हैं इस फील्ड में, अच्छे लोग, और जॉब्स थोड़ी कम है बट बहुत अच्छी हैं अगर हैं तो फिर मैंने उनका माना, कहा। मैंने एमसीए के लिए मैं सोच रहा था बट मैं एमसीए में नहीं गया, मैंने इसी को कंटिन्यू किया, मैंने साइंस को ही कंटिन्यू किया। मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट के रोकना चाहूंगा। आप हिंदी मीडियम से पढ़कर आए थे, 12th आपने प्राइवेट किया था यूपी बोर्ड से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपको अंग्रेजी की वजह से दिक्कतें आ रही थी। आप हर किसी के साथ होता है जो हिंदी मीडियम से जाता है फिर अंग्रेजी मीडियम में शुरू होता है, तो काफी दिक्कतें आती हैं, वो भी आई। लेकिन आपने बीएससी में टॉप किया आपने। ये कैसे हुआ? ये जो है कितनी मेहनत ये बस ये मुझे भी यकीन नहीं हुआ था काफी टाइम तक, जब तक मेरे घर पे चिट्ठी नहीं पहुंची कि आपके बेटे ने जो है टॉप किया है।
और बस मैं मेहनत करता रहा, मुझे लगा कि अब तो पढ़ना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब मेरे से इंजीनियरिंग नहीं हो रही है और ये सब नहीं हुआ, तो मुझे इसी में बहुत मेहनत करनी है। तो जितना मुझे समझ में आता था डिक्शनरी से, या टीचर से हम रिक्वेस्ट करते थे कि सर हम हिंदी मीडियम से आए हैं तो थोड़ा आप उसमें समझा दीजिए हम लोग उस तरीके से, तो टीचर भी वहां के कोशिश करते थे, पर वो उर्दू में समझाने लगते थे कभी कभी। तो हाँ वो और थोड़ा और मुश्किल हो जाता था। बट हम किसी ना किसी तरीके से जो है डिक्शनरी लेके या आपस में बात करके, जो इंग्लिश मीडियम का होता था उससे पूछ के, तो समझ समझ के थोड़ा कर लेते थे। पर ये है कि मुश्किल कुछ नहीं होता, अगर आप चाह लेते हैं कि तो हो ही जाता है फिर तो। हाँ बिल्कुल सही बात। तो फिर उसके बाद आपने एमएससी जियोलॉजी में एडमिशन लिया। जी जी जी। जी। और वहां भी आपका जो है सेकंड रैंक रहा है एमएससी जियोलॉजी में भी आपका। जी जी, एमएससी जियोलॉजी में मेरा सेकंड रैंक था। और एमएससी मुझे एक्चुअली कभी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं आना था, क्योंकि मुझे पता था कि गवर्नमेंट में, जैसे आपने भी बताया था मुझे, कि प्रमोशंस वगैरह का बहुत स्टेग्नेशन और ये वो सब होता था, और सभी को एक टाइम से प्रमोशन मिलता था। आपका जो है मेरिट कोई मायने नहीं रखती थी गवर्नमेंट में। तो मैं ये सब सुन के जो है मुझे गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं आना था, तो मैं प्राइवेट के लिए ट्राई किया मैंने, और मेरा सिलेक्शन एक फ्रेंच एक कंपनी थी जियो सर्विसेज, उसमें हो गया था एमएससी के टाइम पे, अच्छा। एमएससी के बाद में, तुरंत बाद। जी तो अभी जो आप जियो साइंटिस्ट हैं, तो जियो जी साइंटिस्ट बनने के लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहा है वो किस तरह से जी प्रोसेस रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। जी। एमएससी के जो यूपीएससी एक एग्जाम कराती है, अभी उसका नाम कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम हो गया है। और वो एमएससी के बाद जो बच्चे होते हैं, एमएससी जियोलॉजी या एमएससी जियो फिजिक्स जिन्होंने किया है, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे यूपीएससी का जो पैटर्न होता है आईएएस आईपीएस वगैरह के लिए, उसमें कुछ ज्यादा पेपर होते हैं, इसमें थोड़े कम होते हैं। हम्म। तो इसमें हमारे जमाने में जब हमने दिया था 2008 में ये एग्जाम, तो उस टाइम पे एक इंग्लिश का पेपर हुआ करता था और 2 सब्जेक्ट के हुआ करते थे। इनफैक्ट 3 सब्जेक्ट के हुआ करते थे 2 पोस्ट के लिए। एक पोस्ट होती है जियोलॉजिस्ट, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पोस्टिंग दी जाती है अगर उसमें कामयाब हो जाते हैं। एक पोस्ट होती है हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, उसके लिए एक एग्जाम और देना पड़ता है। उसकी पोस्टिंग होती है CGWB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। तो ये 2 पोस्ट के लिए मैंने एग्जाम दिया था, और दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ था। रिटर्न के बाद हमारा इंटरव्यू भी होता है, जैसे बोर्ड होता है ESPCH के लिए। जी। उसमें फिर मेरा हाइड्रोजियोलॉजिस्ट जो पोस्ट थी, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 3rd आई थी, और जो जियोलॉजी का जो रिजल्ट आया था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 4th आई थी। अच्छा। तो अभी करंटली जो आपकी पोस्टिंग है वो किस डिपार्टमेंट में है इस वक्त आपकी पोस्टिंग। जी एम सादिक आई साहब। ऑडिबल? हेलो। जी कुछ नेटवर्क की, मेरे ख्याल से नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जी सादिक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं। शायद कनेक्शन कट गया था, आई थिंक। आपका माइक। जी सादिक साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे। जी 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 जी, बेशक आप सुन पा रहे हैं मुझे। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था कि इस वक्त जो करंट आपकी पोस्टिंग है वो किस डिपार्टमेंट में है इस वक्त आपकी पोस्टिंग। जी मैंने ज्वाइन किया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2010 में, और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग शिलोंग में थी। वहां पे मैंने 3.5 साल के लगभग काम किया है, थोड़ा उससे ज्यादा। उसके बाद अभी मेरी जो करंट पोस्टिंग है फरीदाबाद पोलर स्टडीज डिवीजन में है। अच्छा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है मेरी, मैं गेजेटेड ऑफिसर हूँ यहाँ पे। जी। और जो डेजिग्नेशन है वो सीनियर जियोलॉजिस्ट है अभी। और जो हमारा साइंटिफिक काम है पोलर स्टडीज डिवीजन में, चूंकि मैं हूँ, तो हम लोग अंटार्कटिका और आर्कटिक जाकर जो है रिसर्च करते हैं। अच्छा। तो उस सिलसिले में अंटार्कटिका जाना हुआ आपका। जी, मैं अंटार्कटिका 3 बार होके आया हूँ, और अभी नेक्स्ट मंथ फिर से जाना है मुझे। अच्छा माशाल्लाह। मुझे याद है कि डॉक्टर जहूर कासिम साहब जो है वो पहला एक्सपेडिशन इंडिया का अंटार्कटिका लेकर गए थे। जी और जी 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 आप भी उस जगह आप होकर आ चुके हैं और अब फिर आप जाने वाले हैं। तो कुछ जी अंटार्कटिका के बारे में, उस सफर के बारे में बताएं जो है दर्शकों को। जी। इसका सफर थोड़ा काफी लंबा होता है, और जब से कोविड आया है तो थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो गया है। तो लगभग मैं देख रहा था अभी जो हमारे टिकट्स और शेड्यूल आया है, हमें वहां पहुंचने में ही महीना भर लग जाएगा, वो भी फ्लाइट से। तो इसका सफर हमारा कुछ इस तरीके से शुरू होता है। अगर हमें अंटार्कटिका या किसी को भी अंटार्कटिका जाना है,
तो उसके लिए हमारा जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट है उसको अप्रूव करता है। गोवा में एक इंस्टीट्यूट है NCPOR, ये अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में होता है, उसके अंडर में काम करता है। तो वहां पे आपको प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, वो आपका प्रोजेक्ट जब अप्रूव हो जाता है तो आपको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको एक मेडिकल एग्जाम होता है एम्स दिल्ली में। अच्छा। तो वो आपको जब पास कर देता है तो आपकी एक ट्रेनिंग होती है औली में, जो जोशीमठ के पास एक ITBP का सेंटर है, वहां पे वो आपको ट्रेनिंग कराते हैं क्लाइंबिंग की, स्नो और उसमें एक्लिमेटाइजेशन जो होता है उसकी ट्रेनिंग कराते हैं। वो सब पास होने के बाद फिर आप जाते हैं गोवा। वहां पे आपकी फायर फाइटिंग और ये ब्रीफिंग वगैरह होती है कि आपको कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं और किस किस तरीके से आपकी सारी चीजें होंगी अंटार्कटिका में। फिर वहां से हम मुंबई, मुंबई से फिर केप टाउन, फिर केप टाउन से एक स्पेशल फ्लाइट्स होती हैं, जैसे अपना जो हरक्यूलिस प्लेन है मिलिट्री का, उस तरह के कुछ फ्लाइट्स हैं। अभी बोइंग भी आ गए हैं। वो हम्म। 6-7 घंटे की जर्नी होती है, जो कि हमारा पास का स्टेशन है मैत्री, वहां पे ले जाके हम लोगों को जो है ड्रॉप करती है। अच्छा। उसके बाद से अंटार्कटिका का सफर शुरू हो जाता है तो जी। और ये दूसरा सफर, रास्ता होता है जी, जी। ये सफर काफी लंबा सफर रहता है और ट्रेनिंग भी काफी जी जी, ये काफी रिगरस लंबा ट्रेनिंग रहता होती है। है। हाँ, जो लोग शिप से जाते हैं वो कभी कभी गोवा से, जैसे लास्ट टाइम कोविड की वजह से पूरा एक्सपीडिशन गोवा से शिप से गया था, तो अच्छा। वो महीनों में जाके वो अंटार्कटिका पहुंचते हैं। और कभी अच्छा। कभी केप टाउन से शिप से जाते हैं तो वो भी काफी टाइम लगता है। तो हम और लोग फ्लाइट से जाते हैं बाई एयर कि कितना जर्नी है? बाई एयर केप टाउन से हम लोगों को 6 घंटे के आसपास लग जाता अच्छा, 6 घंटे। केप टाउन से है जी। 6 घंटे लगते हैं हाँ, अंटार्कटिका लगभग छह पहुंचने घंटे के में। आसपास जी। जी 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 जी। तो वहां पहुंच करके जो है वहां का जो माहौल है अंटार्कटिका का, वो किस तरह जी का वहाँ? जाहिर है वेदर कंडीशंस तो बहुत ज्यादा कोल्ड होंगी, जी बहुत जी ज्यादा जी ठंड होगी वहां पर, और जी जी, चारों तरफ बर्फ जमी होती होगी। बेशक बेशक यही जी। होता है। तो एक तो नॉर्थ इंडिया का आदमी जो एक हॉट, बहुत ही ह्यूमिड और हॉट रीजन से आता है, या ये कहीं की बहुत ही गर्म ज्यादा या एक्सट्रीम जी क्लाइमेट जी है हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, सर्दी में बहुत सर्दी जी होती है, गर्मी में बहुत गर्मी होती है, लेकिन सर्दी इतनी जी नहीं जी, होती कि बर्फ पड़ती हो। हमारे एरिया में बर्फ नहीं पड़ती है, पहाड़ों की तरफ बर्फ नहीं जाएंगे तो बर्फ पड़ती है पड़ेगी। तो ऐसी जगह जी से आपको वहां तक पहुंचे, वहां जब बर्फ होती है चारों तरफ, तो वो ट्रेनिंग आपको काफी दी जाती है उस सिलसिले में। आपने जी जैसे जी, बताया कि गोवा में ट्रेनिंग होती है, तो बॉम्बे में ट्रेनिंग होती है। बॉडी में जी जी जी। तो वो ट्रेनिंग भी काफी सख्त होगी। जी जी। जो ट्रेनिंग है वो ITBP कराती है, तो उसमें हम लोगों को रैपलिंग, पहाड़ पे कैसे चढ़ना है और बचना कैसे है अगर स्नो में फंस जाते हैं, वो थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। उसके बाद से गोवा में जो ब्रीफिंग होती है किन एरियाज को अवॉइड करना है, जो क्रिवास होते हैं, जो आइस में जो गड्ढे होते हैं जिसमें गिर जाते हैं, कैसे पहचानने हैं। जो हमारे सीनियर्स हैं हमारी डिवीजन में, GSI में भी, वो सबका एक्सपीरियंस शेयर हमारे वो करते रहते हैं हमारे साथ, तो काफी काम आता है। उसके बाद कपड़े जो है वहाँ के थोड़े अलग तरह के होते हैं, और हम लेयर्स में कपड़े पहनते हैं। 3 लेयर्स होती हैं हमारी। एक बेस होती है जो कि बॉडी से एकदम चिपक के रहते हैं कपड़े, उसके बाद फ्रीज होती है, फिर उसके बाद एक कवर और होता है पूरी बॉडी का, तो वो हवा से और जो स्नो से उससे बचाता है हमें। अच्छा अच्छा। तो जी वहां जी जी। जाकर के जो है काम, क्या लैब्स में काम होता है या ओपन ओपन फील्ड्स में काम करना होता है? हाँ, जैसे मैं तो GSI में जैसे काम करता हूँ, तो हमारा सारा काम फील्ड में रहता है फील्ड ज्यादातर। में रहता है। आके जी, वहां से आने के बाद ही हमारा लैब में शुरू होता है। जब वहां से हाँ सैंपल लेके आ जाते हैं, डेटा लेके आ जाते हैं, उसके बाद हम उसको लेबोरेटरी में प्रोसेस करते हाँ हैं। हाँ। स्पेशली GSI, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो भी जियो साइंटिस्ट है उसको बाहर ही काम करना होता है। अच्छा। IMD है या दूसरे इंस्टीट्यूट हैं, उनके लैब्स हैं, तो वो तो अंदर बैठ के कर सकते हैं, उनको ज्यादा बाहर नहीं जाना पड़ता। बट हमको हमेशा ही बाहर रहना पड़ता है, कैंपिंग भी करनी पड़ती है बाहर माउंटेन्स में, तो अच्छा। थोड़ा डिफिकल्ट होता है जी। तो काफी एंजॉय भी करते होंगे। जी, जिसको एंजॉय करना है और जिसको लगता है मतलब एंजॉय कर सकता है, वो तो बहुत एंजॉय करता है। और जिसको घर की याद आने लगती है वो बहुत परेशान हो जाता है, अच्छा। क्योंकि आपको कोई नहीं दिखता है, आपको वही गिने चुने आदमी दिखेंगे वहां पे। हाँ। और अगर कैंपिंग कर रहे हैं तो वही 2-3 आदमी रहेंगे, सब कुछ आपको अपने आप से करना होता है, तो जी जी। उसके लिए जी। तो वहां तो और दूसरे कंट्रीज के भी लोग आते होंगे ना, खाली इंडिया के तो नहीं? वहां पे दूसरे कंट्रीज के लोग रहते हैं, बट उनके अपने स्टेशन हैं। हाँ। जैसे हमारा स्टेशन है मैत्री और भारती, तो मैत्री में लगभग 40 के आसपास लोग रहते हैं और भारती में भी लगभग इतने ही रहते हैं। तो जो दूसरे स्टेशन है वो नियर बाय है, लकीली ये हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे आसपास 2-3 स्टेशन और हैं। तो बस वो कभी कभी उनसे मुलाकात होती है कि कोई हमारा, जैसे 15 अगस्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 26 जनवरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने उनको इन्वाइट कर दिया, या उनका कोई नेशनल फेस्टिवल है तो उन्होंने इन्वाइट किया। तो इस तरीके से मुलाकात होती है, वैसे नहीं होती है। हाँ हाँ।
जाहिर सी बात है, देखिए एक आइसोलेटेड फील्ड है, बहुत आबादी से बहुत दूर है, हैबिटेट लैंड से बहुत दूर है, और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो जाहिर जाते हैं तो वहां तो काम से ही जाते हैं, रिसर्च पर्पस से जाते हैं। आपका फील्ड में काम है, आपने सैंपल्स लिए, वापस लेकर आए, और फिर आपका अपना लैब्स में जो है वो काम शुरू हो गया। बहरहाल ये एक बहुत ही आपकी जो स्टोरी है बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी है, एज स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन इन डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कॉम्बिनेशन से, और 10th क्लास आपने रेगुलर किया, 11th और 12th जो है वो आपने एज ए प्राइवेट कैंडिडेट किया यूपी बोर्ड से, और फिर यूनिवर्सिटी में जाने के बाद टॉप करना, गोल्ड मेडल हासिल करना, एमएससी में 2nd रैंक। बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी है आपकी सादिक साहब। सादिक साहब, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को, जो हम खासतौर से जो हम ये वीडियो बनाते हैं ये उन बच्चों के लिए बनाते हैं जो 9th 10th 11th 12th क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए कोई आप संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो मेहनत करें, किस तरीके से वो अपनी मंजिल तक पहुंचे, कोई उनको आप संदेश देना चाहेंगे? मेरा जो संदेश है बेसिकली उनके पेरेंट्स के लिए भी है और उन बच्चों के लिए भी है, क्योंकि 9th और 10th और या 11वीं या 12वीं तक बच्चों को जो है उतनी समझ नहीं होती है। जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, खासतौर से जो गाँवों में जो लोग रहते हैं, अगर फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होती है उन बच्चों के लिए, जैसे मुझे भी हुई थी। बट मुझे कहीं ना कहीं से ऊपर वाले का शुक्र है, गाइडेंस मिलती रहती थी। तो सबसे पहले पेरेंट्स को क्या करना है, अपने बच्चे को आइडेंटिफाई करना है, उसको असेस करना है कि उसका माइंड कैसा है, वो फिक्स माइंड का है कि या ग्रोथ माइंड का है। फिक्स माइंड का आप कह सकते हैं कि भाई बच्चे सोचते हैं कि यार मेरे से तो ये हो ही नहीं पाएगा, मेरे अंदर तो वो टैलेंट नहीं है। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, खेल में हो सकता है, एथलीट्स में हो सकता है, या पढ़ाई में हो सकता है। तो पेरेंट्स को उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको थोड़ा सा ग्रूम करना है। और अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी है कि किसी ऐसे, जैसे आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मशवरा कराएं, जो भी आसपास पढ़े लिखे लोग हैं उनसे बातचीत उनकी कराते रहें कि भाई इसको कैसे आगे बढ़ना है। सबसे पहला काम तो यही है कि इसकी ग्रूमिंग होनी है, कि उसको क्या करना है, उसको एक गोल देना है, उससे पूछना है, असेस करना है, उसको असेस करने के बाद उसको गोल देना है। क्योंकि बस आप यही नहीं कह सकते कि रात को सोए और सुबह में उठे कि मुझे आईएएस बनना है, ऐसा मुश्किल होता है। तो एक गोल जब उसको मिल जाएगा, उसकी समझ में आ जाएगा कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो उसके दिमाग में वो रहेगा, वो फिर उस मोटिवेशन भी फिर उसी तरीके से आता है। वो कमिटमेंट हो जाएगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसके बाद फिर उसके मोटिवेशन डेवलप होगा, फिर उसको जो है छोटे छोटे टारगेट्स उसको देने होंगे। तो मेरा जो मानना है, आदमी जब तक खुद को नहीं पहचान पाएगा तो कुछ भी डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, क्या कर सकता हूँ। तो ये पेरेंट्स को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों की ग्रूमिंग इस तरीके से करे कि उनको एक गोल दे कि नहीं आपको जो है ये बनना है, या आप उसका इंटरेस्ट, या वो पढ़ गए, बच्चे को जान पहचान गए कि बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट रखता है, तो उसको उस तरह का गोल दें। जी ठीक है। ये और बाकी तो जो एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मगर अनफॉर्चुनेटली गांवों में खास तौर से ये इसका, गांव में क्या, बहुत से इवन शहरों में भी बहुत से स्कूलों में गाइडेंस एंड काउंसलिंग नहीं होती है। जो बहुत अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ गाइडेंस और काउंसलिंग होती है, हर स्कूल में नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, और गाँव में तो है ही नहीं। और खासतौर से ऐसे जगह जहाँ पर माँ बाप वालिदैन भी पढ़े लिखे ना हो, तो उसमें मेरे ख्याल से उस गांव के, उस इलाके के पढ़े लिखे लोगों का ये फर्ज बन जाता है कि वो कुछ उस सिलसिले में हेल्प करें। आपका ताल्लुक खतौली से है, तो आप कभी साल में 2 साल में जब आपका गांव, मान लीजिए आपके कस्बे में जाना होता होगा, तो वहां आप बच्चों से मिलें, उनसे मुलाकात करें और उनके बारे में जानें। कभी उनका एक कोई आप संडे को टेस्ट कंडक्ट कर लें, ये जानने के लिए कि बच्चे में क्या टैलेंट है, कौन से सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट है। ये हम लोगों का सबका फर्ज है जो गांव से ताल्लुक रखते हैं, बाहर कामयाब होकर बाहर निकल गए हैं, लेकिन अपने गांवों से जुड़े रहें, अपने कस्बों से, अपने देहात से जुड़े रहें। वहां के बच्चों की हम मदद करें, उनका टेस्ट करें, उनको ये पता करें कि उन बच्चों में क्या टैलेंट है। अगर माँ बाप उनकी मदद नहीं कर सकते तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। बेशक ये करना चाहिए जी जी। तो ये चाहेंगे कि आप जैसे लोग, आप जैसे कामयाब लोग जिनकी स्टोरी सुनकर बच्चे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो आप जैसे लोग जो है वो उस यानी अपने कस्बे से, देहात से जुड़ करके उन बच्चों की मदद करें। जी, बस पता नहीं कौन सी चीज किसको इंस्पायर कर दी जाए, जैसे कि आपने अपनी वीडियो में कहा है
तो मुझे जो इंस्पिरेशन कुछ कुछ छोटी छोटी मिली थी, मेरे सीनियर्स थे। तो ऐसे ही छोटा सा किस्सा है, मैं आपको बता दूं, हो सकता है किसी बच्चे को पसंद आ जाए। जी जी। तो मैं आया, दो दो छोटे छोटे किस्से हैं। तो एक बार तो मैं अपने रूम में ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मेरे एक सीनियर आए। सीनियर्स का वहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छा रवैया रहता है एएमयू में। जी तो वो आए, उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हैं, ये है वो है, उन्होंने पूछा। तो मैंने ऐसे ज्यादा कुछ खास ध्यान नहीं दिया उनकी बातों पे। तो उन्हें वो समझ गए कि मैं अभी कहाँ पे किस स्टेज में हूँ। तो वो कहने लगे, देखिए सादिक साहब, ऐसा होता है, अगर आपने अभी मेहनत करेगी तो आप जिंदगी भर जो है ऐश करेंगे, आराम से गुजारेंगे, खुशी खुशी गुजारेंगे। और अगर आपने अभी एंजॉय किया, अभी ऐश की, तो आप जो है पूरी जिंदगी फिर रोएंगे। तो बस वो बात मुझे आज तक ऐसी की ऐसी ही याद है जैसी उन्होंने मुझे बताई थी। तो मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि जो आपका पढ़ाई का टाइम है ये दोबारा नहीं आएगा एक बार, तो अभी आपको मेहनत करनी है जिससे कि बाद में आप कामयाब हो जाएं। बिल्कुल। और दूसरा जो है, कभी भी आपको रुकना नहीं है। आपने किसी एग्जाम की तैयारी करके कि बस मेरा हो गया, ऐसा नहीं होता। मेरे सीनियर ने ये कहा था, मैंने भी ऐसे ही एक बार एग्जाम था, मैंने आके किताबें रखी कि हो गया आज की तैयारी। तो उन्होंने कहा कि सादिक साहब ऐसा है, कल को आप अपनी मार्कशीट देखेंगे और एक दो नंबर से कम रह गया फर्स्ट डिवीजन में या टॉप आने से, तो आप ये कहेंगे कि काश मैं एक दो घंटा और पढ़ लेता। तो वो एक दो घंटा आपके पास नहीं आएगा फिर से। हाँ बिल्कुल, तो वो आपको कहते इस हैं। तरीके से मेहनत करनी है। हाँ, यानी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब जी वक्त निकल गया बेशक बेशक। तो फिर पछताने से कुछ नहीं होता है। इसलिए जी रेगुलर कंटिन्यूअस मेहनत करते रहें अपने जिस मंजिल का आपने तायुन किया है। सबसे पहले तो ये जी जरूरी है कि आप अपनी मंजिल का तायुन कर लें कि आपको जाना बिल्कुल। कहाँ है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किस विषय में जी आपको ज्यादा रुचि है, और उस विषय जी को ज्यादा मेहनत से पढ़ें। और खास तौर से जी लैंग्वेज जो है, वो चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू, कोई भी भाषा हो, उसमें आपको जरूर कम से कम 2 भाषाओं के ऊपर आपको कंट्रोल होना बेशक। चाहिए। वो जी बहुत जी जरूरी है। और आजकल तो बड़ा आसान है सादिक साहब, जी यूट्यूब, इंटरनेट और यूट्यूब, ये ऐसी 2 जी चीजें हैं जिसने बड़ी आसानियां कर दी हैं। अगर बेशक आपको बेशक। इंटरेस्ट है तो आप अंग्रेजी भी सीख सकते हैं यूट्यूब पर। आप जी कोई भी भाषा आप सीखना चाहें वो सीख सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप उसका सही इस्तेमाल करें। जो इंटरनेट आपको अवेलेबल है, जो आपको सोशल मीडिया जी अवेलेबल है, उसका सही इस्तेमाल करें। जी जी सादिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेशक बेशक। आपने वक्त निकाला। जाहिर है वीकेंड पर आपको आराम करने का वक्त मिलता होगा, और उस आराम के वक्त को हमने एनक्रोच कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये टाइम देने का, आपके मुझे इस इंटरव्यू में बुलाने के लिए धन्यवाद। देखा दोस्तों आपने, ये थे हमारे आज के मेहमान मिस्टर मोहम्मद सादिक, जो कि एक सीनियर जियो साइंटिस्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका सिलेक्शन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ, और आप सीनियर साइंटिस्ट हैं। एंटार्क्टिका आप होके आ चुके हैं, अब फिर जाने वाले हैं। खास बात जो मैंने ये देखी मोहम्मद सादिक साहब की सक्सेस स्टोरी में, कि आपने 10th तो रेगुलर किया और 11th तो 12th आपने प्राइवेट किया। फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन के लिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए। वहां आपको अंग्रेजी में प्रॉब्लम्स होती थी, दिक्कतें होती थी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। और फिर रिजल्ट आपके सामने है कि आपने बीएससी जियोलॉजी में टॉप किया, फर्स्ट रैंक आपने हासिल किया, आपको गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी ने दिया। एमएससी में आपका सेकंड रैंक, फिर आपने एमफिल किया, और आप अब आपके सामने हैं एक बहुत ही कामयाब सीनियर जियो साइंटिस्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे और आपके इस चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, हैव अ ग्रेट टाइम।